हाँ हाँ, शुरू कर सकते हो, गया लाइव। हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारी न्याय कक्षा के अंतर्गत हम निक्षेप पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें निक्षेप के अंदर हम 3 लेक्चर आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुन चुके हैं, जिसमें निक्षेप की बहुत सारी चर्चा, उसका स्वरूप, उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन, उसके भेद और भी बहुत सारी चर्चा को आज उपसंहार करेंगे। सभी प्रश्नों को समाधान करते हुए आदरणीय भाई साहब के पास से हम आज अंतिम निक्षेप की चर्चा को उपसंहार करेंगे। डॉक्टर सागर जी भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अभी की कक्षा को प्रारंभ करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन न्याय का तीसरा अंग निक्षेप। इस विषय से हम पिछले 3-4 घंटे से बहुत अच्छी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, बहुत लाभ हो रहा है। मैं इस विषय पर बहुत सारी नई बातें सीखा हूँ, पढ़ा हूँ, तो बहुत लाभ हो रहा है। और ये चर्चा अभी जितनी सोचो उतनी अभी कम लग रही है, लेकिन आज हम इस विषय को थोड़ा सा समेटना चाहते हैं। क्या निक्षेप का स्वरूप है, और जितने प्रश्न हमने पढ़े थे उनमें से जो बच गए थे, मैं चाहता हूं पहले हम एक बार उनको पढ़ लें थोड़ा सा। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें आज आपको कहता हूं, बाद में आपके किसी के कोई प्रश्नोत्तर और कोई परिचर्चा जो आप कहेंगे उसे भी सुनना आज बहुत जरूरी है। तो संदेश जी, एक तो वो स्क्रीन लगा दीजिए जहां मैंने प्रश्न छोड़े थे। तो मैं चाहता हूं एक बार हम वो बचे हुए प्रश्नों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उनमें कुछ जरूरी बातें बची हैं, मैं उनको आपके साथ करना चाहता हूं। हाँ, देखिए यहां से शुरू हो रहा है क्या? इससे ऊपर भी है एक आधा? हाँ, इससे भी ऊपर है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, यस। ये हमने कल पढ़ लिया था कि ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था कि लोग नाटक के राम इंद्र आदि की पूजा करते हैं, और उत्तर था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्थापना के संविधान के खिलाफ है। बस इतनी सी बात है। वो बचपना तो है, उनमें इंद्रादि की, उनमें रामादि की स्थापना की गई है, सो स्थापना निक्षेप की परिभाषा की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन स्थापना का जो जैनाचार्यों ने एक विशाल संविधान डेवलप किया है वो उसके खिलाफ है। इसलिए उसे हमने यहाँ पर अज्ञानता और बचपना ये 2 शब्द कहे हैं। फिर ऐसे ही अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या कैलेंडर का चित्र स्थापना महावीर है? तो उसका उत्तर है कि हाँ भी और नहीं भी। नहीं वाला उत्तर अधिक सही है, क्योंकि अन्यथा मानने से समव्यवहार खराब होता है। आचार्यों ने स्थापना निक्षेप पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। देखो ये एक वाक्य मेरा ध्यान रखिए कि पूजा नहीं पूजा, उसका फल पाप पुण्य, ये अलग प्रकरण है, ये दूसरा प्रकरण है। अभी तो हम निक्षेप समझ रहे हैं, और जब हम निक्षेप समझते हैं
तब इन चीजों का विचार करना ज्यादा जरूरी नहीं है। ये टॉपिक के बाहर की बात है वास्तव में। लेकिन स्थापना तो स्थापना निक्षेप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सही पूछा जाए तो नाटक में भी जो स्थापना हुई है वो है स्थापना ही। चलिए अगला प्रश्न। अभी हम एक बात सीधी सीधी समझेंगे ना, तब समझ में आएगी। क्या अप्रतिष्ठित मूर्ति स्थापना महावीर है? अब देखो ये भी प्रश्न ऐसा ही है कि मूर्ति में ये महावीर है ऐसी जो मान्यता की गई, वास्तव में बस इसका नाम स्थापना महावीर है। अब उसकी बाकायदा विधिवत पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई, ये एक अलग मुद्दा है। और इस मुद्दे को हमारा प्रतिष्ठा का जो संविधान बनाया है जैनाचार्यों ने, उसके हिसाब से देखना अलग बात है। वो संविधान अलग चलता है। और नहीं तो बहुत से लोग ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि प्रतिष्ठा हुई थी कि नहीं हुई, किसने देखी। कोई कहता है कि सही नहीं हुई, कोई कहता है 3 दिन में ही कर दी, कोई कहता है रात। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी अपन अपने को यदि हम तो निक्षेप समझ रहे हैं, हम ये दुनिया कैसे चल रही है और वो क्या संविधान है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का, उससे निक्षेप समझने वाले को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी बातें तो सामने आई जाती है ना, इसलिए हम कर रहे हैं कि क्या अप्रतिष्ठित मूर्ति स्थापना महावीर है? तो उस संविधान के मुताबिक तो कहेंगे कि नहीं है। और निक्षेप की जो व्यवस्था है तत्वार्थ सूत्र वाली, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है, उसके हिसाब से वो स्थापना महावीर है। ये एक खास बात है। हमको दोनों को अच्छे से समझना चाहिए कि कौन उत्तर किस अपेक्षा से दिया जा रहा है। आगे अगला प्रश्न। इसके आगे, क्या स्थापना रूप पुष्प फल आदि के समर्पण का भी वही फल मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सबसे पहले दिन संदेश जी ने ही किया था कि हम स्थापना रूप पुष्प चढ़ाते हैं, स्थापना रूप फल चढ़ाते हैं, स्थापना रूप नैवेद्य चढ़ाते हैं, घेवर, बावर, केतकी, चमेली, गुलाब, पूजा में ये सब होते हैं और हम उनकी स्थापना पुष्पों में करते हैं। तो हमको क्या पुष्प चढ़ाने का, केला, संतरा, नैवेद्य, घेवर, बावर, लड्डू चढ़ाने का फल मिलेगा? तो अब देखो, बहुत सीधी सच्ची, बहुत सुलझने वाली बात है। उलझना नहीं जरा भी, हाँ भी नहीं भी, दोनों बातें हैं। आपको वही फल लगेगा। स्थापना रूप रावण को जलाने से वो फल लगता है या नहीं? एक बात भी, आटे के मुर्गे की बलि से वो फल मिलता है या नहीं? और वास्तव में बिल्कुल वैसा का वैसा ही, उतना का उतना ही मिलेगा क्या? ये भी बात सही नहीं है। देखो, स्थूल अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि कृत कारित अनुमोदना का समान फल मिलता है। तो ये कथन स्थूल है। वास्तव में देखा जाए तो कृत कारित अनुमोदना का वैसा ही फल नहीं मिलता। कोई महिला रात्रि भोजन नहीं करती है, उसके त्याग है, लेकिन फिर भी कदाचित उसे अपने ससुराल में पति को कराना पड़ जाए, तो वो क्या वैसा ही पाप लगेगा जैसा उसे स्वयं रात्रि भोजन का पाप लगे? थोड़ा शांति से विचार करो। कट्टरता वाला जवाब मुझे पसंद नहीं है। कुछ लोग कट्टरता में ऐसा जवाब दें, उसने रात में भोजन कराया किसी मेहमान को, किसी कारण से अपने पति को, तो उसे स्वयं रात्रि भोजन करने जैसा ही पाप लगेगा। नहीं भाई, वैसा पाप नहीं लगेगा। देखो,
यदि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बता रहा हूं कि हमने स्थापना रूप पुष्प चढ़ाया, हमने स्थापना रूप नैवेद्य चढ़ाया, और यदि हमें वही फल लगे तो फिर हम पुष्प और नैवेद्य सीधा ही क्यों ना चढ़ा दें। हम सीधा नहीं चढ़ाते, इससे सिद्ध होता है कि वही फल नहीं लगता, लेकिन उसका बिल्कुल फल नहीं लगेगा। हमने यदि स्थापना की है तो हमें वो वाला फल भी जरूर लगेगा ही लगेगा। ये बहुत समझने की बात है। यानी किसी से पूछो, कोई दावे से ये कहे कि मैं पुष्प चढ़ाता ही नहीं हूं भगवान के सर्वथा, तो वो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि वो स्थापना रूप पुष्प तो चढ़ाता है ना, वो स्थापना रूप नैवेद्य तो चढ़ाता है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं आपको, आप मेरे प्रश्न पर भले कोई आपत्ति हो तो मुझे बताना, लेकिन मैं आज आपको सुलझाना चाह रहा हूं, आप सुलझ जाओ, आप आग्रह मत करो। चलो अगला प्रश्न पढ़ता हूं, बहुत जरूरी बात है ये। जिद करने से क्या दिक्कत आती है, अभी आपको प्रमाण दिखाऊंगा मैं जय धवला का। अगला प्रश्न, क्या चावल या लौंग में भगवान की स्थापना हो सकती है, जैसा कि कुछ लोग ठोने में करते हैं? ये प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा है मेरे से, अभी भी व्हाट्सएप पर आया है, और इसका उत्तर भी सुनो, हाँ भी और नहीं भी। नहीं वाला उत्तर अधिक सही है, क्योंकि अन्यथा मानने से समव्यवहार खराब होता है। पंडित सदा सुखदास जी ने रत्नकरंड श्रावकाचार्य की वचनिका में इसका निषेध किया है, और आचार्यों ने स्थापना निक्षेप पर बहुत विस्तार से चर्चा की। ये हमारे संविधान के थोड़ा सा खिलाफ है, वही जो हमारा प्रतिष्ठा संविधान का, स्थापना का संविधान है, उसके खिलाफ जा रहा। वैसे तो है वो वो अतदाकार स्थापना है, आपने की है तो है वो गारंटी से, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने कहा ऐसे मत किया करो, रहने दिया करो। जब सामने साक्षात भगवान बैठे हैं तो चावल में स्थापना मत किया करो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति आपको जय धवला में से पढ़कर सुना रहा हूं मैं। न एसो भी एयं तग्गहो कायवो एयं तवहारणस्य सव्वहा दुन्नयत पसंगादो। ये पंक्ति मुझे इतनी अच्छी लगती है और मुझे बहुत सुलझा दिया इसने। इस पंक्ति का मतलब ये है, ना, नहीं, एसो, इस बात का, एयंतागवो कायवो, एकांत रूप आग्रह, इस बात की जिद नहीं करनी चाहिए। एकांत का आग्रह, अग्गहो माने आग्रह, आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि एकांत का आग्रह करोगे, जिद करोगे एक ही पक्ष की, तो दुर्नय का प्रसंग आएगा, मिथ्यात्व का दोष लगेगा। कितनी बड़ी बात कही है। कोई कहे नहीं हो ही नहीं सकती, लड़े, और कोई कहे होगी ही होगी। दोनों ही बातें मुझे आगम के विरुद्ध नजर आती हैं। चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न बहुत शांति से समझने की जरूरत है, जैन दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो एक अच्छा प्रश्न है, क्या मोबाइल फोन, श्याम पट्ट, स्लेट या कागज पर बनी हुई फोटो, ये लिप्यात्मक महावीर, ये सब स्थापना महावीर हैं क्या? हाँ है। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से ये सब महावीर, स्थापना महावीर है। लेकिन जो हमारा संविधान का जो संविधान डेवलप हुआ है स्थापना का, उस हिसाब से इनको, इनसे रियायत दे दी गई है। फिर सुनो मैंने क्या खास बात बोली। वास्तव में ब्लैक बोर्ड पर, स्लेट पर, फोन पर, कागज पर, अखबार में जो भी फोटो है, जो भी चित्र है, वो भी सब वास्तव में देखा जाए तो स्थापना महावीर है। स्थापना निक्षेप की परिभाषा के हिसाब से पक्का है, गारंटी से है।
उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब जैनाचार्यों ने स्थापना का पूरा संविधान हजारों पेज में लिखा तो ऐसी छोटी मोटी बातों को उन्होंने रियायत दे दी कि इनको स्थापना महावीर मत मानो। क्यों? क्योंकि इनसे फिर बहुत दोष लगता जीवों को, क्योंकि ये चीजें बार बार मिटाने में आती हैं तो इनके अभिनय के प्रसंग से महादोष की उपस्थिति होती। इसलिए हमारे संविधान ने आपको हमको छूट दे दी है, पर वो संविधान द्वारा दी गई छूट है, निक्षेप व्यवस्था में छूट नहीं है, ये पक्का समझना। आप उसके साथ भी कोई अच्छा बुरा व्यवहार कर सकते हो, व्यवहार उनसे भी चल सकता है। मैं आपको मोबाइल पर महावीर भगवान भेजूं तो आप कह सकते हैं कि मैंने महावीर भगवान भेजे, बहुत बढ़िया, मैंने राखी भेजी, ये सब है स्थापना। चलो प्रश्न अगला, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। एक प्रश्न आज किसी ने पूछा है, ये इसलिए मैंने ये लिखा है कि क्या अभक्ष वस्तुओं में पूजा के द्रव्यों की स्थापना हो सकती है, जैसे कि केसर पुष्प आदि। इस बात को लेकर आज 2 प्रश्न मेरे मोबाइल पर किसी ने पूछे हैं, इसलिए मैंने उसे आज इंक्लूड किया है इसे, कि क्या अभक्ष वस्तु में, कोई कह रहा है कि मैं तो साहब कोई पुष्प नहीं खाता, मेरे सबका त्याग है, केसर भी एक फूल है इसलिए मेरे तो त्याग है साहब, मैं केसर नहीं खाता, तो क्या पूजा के द्रव्यों में उसको हम स्थापना करके चढ़ा सकते हैं? मेरा उत्तर ध्यान से सुनना। उत्तर ये है, यहाँ पर भक्ष अभक्ष की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर पूज्य अपूज्य की बात नहीं चल रही है, यहाँ निक्षेप की बात चल रही है। आप लोग पहले अपने को फोकस करो, हम निक्षेप पढ़ रहे हैं, यहाँ भक्ष अभक्ष का सवाल नहीं है। और केसर और पुष्प की बात छोड़ो, आप ऐसा सोचो कि मेरा आज उपवास है, अष्टमी है, चतुर्दशी के, तो मेरे लिए तो चावल जल सभी कुछ अभक्ष है। तो क्या उपवास के दिन पूजा नहीं करनी चाहिए? अरे भैया, वो भक्ष अभक्ष का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारा निक्षेप समझ रहे हैं हम, उसमें भक्ष क्या है अभक्ष क्या है ये प्रकरण नहीं चल रहा है। ये तो सवाल ये है कि स्थापना हो सकती है, हमने किसी सीमेंट की वस्तु में महात्मा गांधी की स्थापना कर दी, तो अब वो भक्ष है अभक्ष है ये थोड़ी पूछा है। भक्ष, ये तो आप जब गणित पढ़ रहे, एक बहुत अच्छा दृष्टांत है कि गणित पढ़ा रहे थे गुरुजी, तो उन्होंने पूछा 10 रुपए किलो गुड़ आएगा तो 2.5 किलो कितने का आएगा? तो बच्चा बोला, गुरुजी आपका सवाल गलत है, गुड़ 10 रुपए किलो आता ही नहीं है, गुड़ का रेट तो 50 रुपए किलो है, आपको पता ही नहीं है, आपका प्रश्न गलत है। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, देख भाई, ये बनिए की दुकान नहीं है, यहाँ गुड़ नहीं बिक रहा है, मैं तुझे गणित पढ़ा रहा हूं और गणित पढ़ ले, यहाँ तो इस भाव बिकेगा, मन में आए जो बिकेगा। मैं एक बार 10 रुपए किलो गुड़ बोलूंगा, कभी 12 रुपए किलो गुड़ बोलूंगा, कभी 15 रुपए किलो गुड़ बोलूंगा। गुड़ नहीं बेच रहे हैं, वो उदाहरण है, हम तो गणित सिखा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ स्थापना निक्षेप समझाया जा रहा है, भक्ष अभक्ष पूज्य अपूज्य की व्यवस्था नहीं समझाई जा रही है, आप लोग सब अच्छे से समझ लो। अगला प्रश्न, क्या नाम निक्षेप में वैसे गुण नहीं हो सकते? हो सकते हैं, पर उन गुणों के कारण नाम नहीं रखा जाता है, गुणों के कारण नाम नहीं रखा, नाम तो केवल अपनी इच्छा से केवल लोक व्यवहार चलाने के लिए रखा जाता है, गुण उसमें हो भी सकते हैं, इसमें क्या है? किसी का नाम कोई ज्ञानचंद है तो वो ज्ञानी भी हो सकता है, किसी का नाम बुद्धिमान है तो वो बुद्धिमान हो भी सकता है। यदि गुणों के कारण ही वैसा नाम कहें तो वो भाव निक्षेप कहलाएगा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बाद में प्रसिद्ध होते हैं, ये पुजारी जी पुजारी जी पुजारी, लोग भूल जाते हैं उसका असली नाम क्या है, तो पुजारी नाम चला
वो भाव निक्षेप रह गया। लेकिन इसमें भी थोड़ा उदारता से बातों को समझना है। यदि वो नाम की तरह चल रहा है, पुजारी किसी का नाम भी बन जाता है, तो काका हाथ रसी, अब वो हाथ रस के थे इसलिए हाथ रसी, तो भाव निक्षेप थोड़ी है। लेकिन हाथ रसी चल निकला ना, तो हमको थोड़ा सावधानी से इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इसके आगे भी जरा सी बात है, वो और बता करके आपसे सुनते हैं फिर थोड़ा बहुत। देखो, अब देखो, कागज का फूल क्या है? एक कागज का फूल है, उसको भी कहेंगे तो फूल ना। वो क्या है? नाम फूल है, स्थापना फूल है, द्रव्य फूल है, या भाव फूल है? कौन सा फूल है वो? गजब की बात है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब वास्तव में इसका उत्तर क्या है? सोचो, कागज के फूल को फूल कहना, ये नाम फूल है? वास्तव में वो नाम फूल नहीं है। स्थापना फूल है? वास्तव में देखा जाए तो जो संविधान के मुताबिक है वो स्थापना भी नहीं है। वो द्रव्य फूल भी नहीं है, क्योंकि वो कल को द्रव्य फूल बनने वाला नहीं है। और भाव फूल तो है ही नहीं। तो क्या फूल है वो उपमा फूल है। और इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि वो भी एक तरह का निक्षेप है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देखा जाए तो निक्षेप बहुत प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, उपमा अलंकार और निक्षेप में क्या अंतर है? शास्त्रों में एक उपमा सत्य और स्थापना सत्य की भी चर्चा आती है, उसमें और निक्षेप में क्या अंतर है? यही अंतर है। देखो सुनो, एक अपेक्षा से देखा जाए तो उपमा अलंकार को हम स्थापना निक्षेप में गर्भित कर सकते हैं, और दूसरी अपेक्षा से हम इसे एक स्वतंत्र अलग निक्षेप मान सकते हैं, क्योंकि निक्षेप वास्तव में 4 ही प्रकार के नहीं होते, संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार के होते हैं। फिर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर दिया मैंने। उपमा फूल को, उपमा अलंकार को हम स्थापना निक्षेप में गर्भित भी कर सकते हैं, अथवा उसे एक अलग उपमा निक्षेप नाम का अलग निक्षेप भी मान सकते हैं। अगला प्रश्न, चलो इसके आगे का प्रश्न हो गया नहीं। शास्त्रों में एक उपमा सत्य और स्थापना सत्य की भी चर्चा आती है, सब निक्षेप है। अगला प्रश्न, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 नए भी हैं और निक्षेप भी। इनमें क्या अंतर है? इसकी चर्चा हम कर चुके थे। वो ये कि नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 जब निक्षेप होते हैं तो विषय होते हैं, और जब नए होते हैं तो वो विषयक होते हैं, विषय करने वाले। नए श्रुत ज्ञान का अंश है जो यहाँ रहता है यहाँ, और निक्षेप वो आरोप का नाम है, वो व्यवहार का नाम है। ये फर्क है। अगला प्रश्न, प्रमाण और नय की भांति क्या निक्षेप भी 2 प्रकार का होता है, सम्यक और मिथ्या? हाँ बिल्कुल होता है, ये भी हमारी कल चर्चा हो गई थी। जो सम व्यवहार का हेतु है, समीचीन व्यवहार का हेतु है, वह सम्यक निक्षेप है, और जो उसे खराब करता है वह मिथ्या निक्षेप है, निक्षेपाभास है। जैसे नयाभास होते हैं, जैसे प्रमाणाभास होते हैं, ऐसे ही वास्तव में निक्षेपाभास भी होता है। अगला प्रश्न, निक्षेप के कितने भेद होते हैं? ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दीजिए। निक्षेप के भेद अनेक प्रकार से होते हैं। थोड़ा ऊपर को, हाँ, निक्षेप के भेद भी अनेक प्रकार से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मेहनत करके कई घंटे में उत्तर लिखा है। निक्षेप के भेद भी अनेक प्रकार से होते हैं।
सामान्य से निक्षेप एक ही प्रकार का होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, निक्षेप वास्तव में देखा जाए तो निक्षेप निक्षेप है, बस एक ही तरह का होता है। सारा का सारा निक्षेप कभी कभी तो व्यवहार ने में गर्भित कर लिया गया। फिर देखो, द्रव्य और पर्याय के भेद से निक्षेप दो प्रकार का होता है। देखो, एक आचार्य ने तत्वार्थ, मैंने नीचे पेज नंबर लिखे, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के पेज नंबर 146 में दूसरे भाग में से मैंने ये बात हूबहू लिखी है प्रमाण सहित बताने के लिए। निक्षेप के दो ही भेद होते हैं, द्रव्य और पर्याय, बस, बाकी है ही नहीं। नाम स्थापना द्रव्य भाव के भेद से निक्षेप चार प्रकार का भी होता है। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से निक्षेप 6 प्रकार का भी होता है। निक्षेप के अन्य भी संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद हो सकते हैं, जिन्हें हम उन चार में गर्भित भी कह सकते हैं और पृथक भी। उनका बोध कराने के लिए, अज्ञानी जीवों को बोध कराने के लिए पृथक पृथक भी कह सकते हैं, और संक्षेप में गर्भित करना चाहो तो गर्भित भी कर सकते हैं। ये बहुत खास बात। थोड़ा सा और आगे है एक पंक्ति, इसमें आगे जरा सी और है, इसमें और है, जरा वो थोड़ा और आगे करो, अगले पेज पे गया होगा, हाँ अगला पेज। हाँ देखो, निक्षेप के अन्य भेद कौन से हो सकते हैं, कुछ तो बताइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि अभी कहा कि निक्षेप के असंख्यात भेद होते हैं, अनंत भेद होते हैं, तो जरा कुछ तो बताओ। तो उत्तर, भगवती आराधना, गोमट्ट सार, मूलाचार, तत्वार्थ वार्तिक आदि अनेक ग्रंथों में सत्य के 10 भेद कहे हैं। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य, संभावना सत्य, व्यवहार सत्य, भाव सत्य, उपमा सत्य, ये सब एक प्रकार से निक्षेप ही प्रतीत होते हैं। इस विषय पर मेरा एक अलग से आधा घंटे का वक्तव्य है, मैं आपको आज ग्रुप पर वो वक्तव्य डाल दूंगा, आप उसको सुन लेना। उसे खुलासा करने का अभी समय नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। और इसके बहाने मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम किसी भी ग्रंथ की भाषा शैली नहीं समझेंगे, तब तक हमको ठीक से उस विषय का ज्ञान नहीं होगा। उसकी कितने सारे, एक ही बात को हमारे आचार्यों ने बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है कि एक ही चीज को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कालों में, अलग अलग ढंग से दुनिया में बहुत सारे विवाद निक्षेपों को नहीं समझने के कारण होते हैं। निक्षेपों को नहीं समझने के कारण बहुत सारे विवाद होते हैं। बात कही गई होती है नाम निक्षेप से, समझ लेते हैं, स्थापना से कही गई होती है, और द्रव्य से, ऐसे हम अलग अलग समझ लेते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें उसमें आती है। इसलिए ये एक लाइन बहुत खास है, किसी भी विषय या ग्रंथ को समझने के लिए उसकी भाषा शैली समझना अनिवार्य होता है। एक ऐच्छिक नहीं, आवश्यक नहीं, अनिवार्य होता है। आपको भाषा शैली नहीं समझ में आई तो आप नहीं समझ सकते। देखो कितना कितना होता है, कहीं पर राजा की स्त्री को देवी कहते हैं। नेपाल गया था मैं, वहां नेपाल में एक कन्या को देवी बनाते हैं और सब लोग उसे देवी कहते हैं। अगर किसी ने उसे स्त्री कह दिया तो उसे सजा हो जाती है। स्त्री नहीं कह सकते, उसे देवी ही कहना पड़ेगा। तो अब जब हम देवी कह रहे हैं, तब कौन सी देवी समझना, जनपद देवी अलग है, सम्मति अलग है, स्थापना अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य के 10 भेद, कहीं कहीं कैसे कैसे हम
नाम देते हैं, चित्र के देते हैं, संभावना के देते हैं, व्यवहार के लिए। जैसे मान लो एक भाव सत्य भी होता है बहुत गजब का। भाव सत्य क्या? भोजन शुद्ध है, तो भोजन शुद्ध है ये क्या है? ये वास्तव में भाव सत्य है। कितनी ही उसमें कोई गारंटी दे, केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं, शुद्ध है वो। हमने हमारी सावधानी से जितना शुद्ध हो सकता था उतना किया है। हम दावा नहीं कर सकते कि उसमें कोई जरा भी अशुद्धि है ही नहीं। हो तो लाख सावधानी के साथ भी चौका तैयार करते, फिर भी बाल आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो तुमने कैसे कहा शुद्ध? प्रासुक कैसे कहा शुद्ध? कि कहा हमने हमारी भावना शुद्ध की थी, इसलिए हमने शुद्ध अपेक्षा से कहा गया। ऐसी ये गजब गजब की बात है। क्षेत्र एवं काल निक्षेप भी हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं? क्षेत्र निक्षेप कुछ ऐसा हो सकता है जैसे हम बनारसी मिठाई, बनारसी साड़ी, ये क्षेत्र निक्षेप हो गया। काल निक्षेप क्या हो सकता है? मैंने अपने दिमाग से सोचा है अभी, जैसा समझ में आया कि जैसे बरसाती मच्छर, बरसाती बुखार, काल की पे। और एक तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में 62 पृष्ठों में एक जगह वर्णन आया है निक्षेप का। उसकी थोड़ी चर्चा देखो, उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे बताता हूं। कुछ लोग केवल नाम रूप वस्तु को ही मानते हैं, कुछ लोग केवल स्थापना रूप वस्तु को ही मानते हैं, कुछ लोग केवल द्रव्य रूप वस्तु को ही मानते हैं, कुछ लोग केवल भाव रूप वस्तु को ही मानते हैं। अतः उनका निराकरण करके लोक समय व्यवहार की, समय माने शास्त्र, लोक माने पब्लिक, लोक में शास्त्र में जो व्यवहार है उसकी समीचीन प्रसिद्धि के लिए 4 निक्षेप बताए। एक भाव ही असली है, शेष सब नकली और व्यर्थ हैं, ऐसा आग्रह मत करो। विवक्षा समझो और आगे बढ़ो, विवाद में मत उलझो। और ये एक बहुत अच्छी गाथा मिलती है 4 निक्षेपों को समझाने के लिए। नाम जिणा जिण नामा, ठवण जिणा जिणिंद पड़माओ, दव जिणा जिण जीवा, भाव जिणा समवसरण था। थोड़ा सा ऊंचा कर दो स्क्रीन को, बहुत अच्छी गाथा है ये, देखने लायक। देखो, नाम जिणा, नाम जिन, जिन 4 तरह के होते हैं, नाम जिन, स्थापना जिन, द्रव्य जिन, भाव जिन। तो प्राकृत की गाथा है, देखो प्राकृत भाषा सीखोगे तो बहुत आनंद आएगा। नाम जिना जिन नामा, के जो नाम जिन है वो तो समझ लो किसी का नाम जिन रख दिया हमने, किसी बच्चे का, वस्तु का, तो वो नाम जिन है। और जिनिंद प्रतिमाएं है वो ठवण जिना है। ठवण माने स्थापना जिन होती है। जिन नाम का वस्तु या व्यक्ति नाम जिन कहलाता है। जिन नाम, जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं स्थापना जिन कहलाती है। और जो जिन बनने वाले हैं उन जीवों को द्रव्य जिन कहते हैं। और जो समवसरण में स्थित हैं उनको भाव जिन कहते हैं। ये बहुत बढ़िया बात इसमें आई। और एक बात और बची होगी, अभी नीचे जरा सी देखना, एक और थी, अगले पेज पर चली गई क्या? एक पंक्ति और भी बढ़िया थी, मैं जल्दी जल्दी आपको सुना रहा हूं। थोड़ी अब आज आपसे चर्चा करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पूरा करना चाह रहा हूं। बस एक बात और बता करके मैं पूरा करूंगा। एक प्रश्न और बहुत अच्छा श्लोक वार्तिक में उठाया है कि भाव निक्षेप में ही अर्थ क्रियाकारित्व है, अन्य 3 में नहीं है, इसलिए उनको मत मानो, केवल भाव को ही मानो। भाव निक्षेप ही मानना चाहिए, उसी से काम होता है, बाकी को नहीं मानना चाहिए। ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अन्य 3 में भी अर्थ क्रियाकारित्व है, वे भी सार्थक हैं। कैसे? नाम निक्षेप में अर्थ क्रियाकारित्व है,
क्योंकि उससे सारा लोक व्यवहार चलता देखा जाता है। स्थापना निक्षेप में अर्थ क्रियाकारित्व है, क्योंकि जिनबिंब को देखने से सम्यक दर्शन होता है। यदि स्थापना निक्षेप कुछ ना हो तो प्रतिमा को देखने से सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? देखो गजब की बात, ये उदाहरण मैं नहीं दे रहा, विद्यानंद आचार्य ने 1300 साल पहले दिया है। द्रव्य निक्षेप में भी अर्थ क्रियाकारित्व है, क्योंकि घृत के लिए दुग्ध का ग्रहण चाहिए घी, लेकिन दूध खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? घी चाहिए। तो नाम निक्षेप के बिना वाच्यवाचक का व्यवहार अभाव हो जाएगा। स्थापना निक्षेप के बिना मूर्ति दर्शन, राजकीय मुद्रा का व्यवहार, सभापतित्व आदि का व्यवहार सब अभाव हो जाएगा। और नीचे एक पंक्ति और, द्रव्य निक्षेप के बिना घृत के लिए दुग्ध, मूर्ति के लिए पाषाण, पलंग के लिए लकड़ी आदि के ग्रहण का व्यवहार वो नष्ट हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है चार निक्षेप बहुत जरूरी है। जैन दर्शन की प्रामाणिकता, व्यावहारिकता, जीवन की उदारता, जीवन की सर्वांगीणता को समझना हो तो ये निक्षेप का प्रकरण बहुत जरूरी है। जैन दर्शन ने अपनी विशालता का परिचय दिया है इस निक्षेप की व्यवस्था को समझा करके, और मुझे इन 4 दिनों में अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है, बहुत लाभ हुआ है। और फिर भी मेरे से जैसा बना वैसा मैंने निक्षेप का प्रकरण आपके सामने रखा है। कहीं कोई किसी तरह का स्खलन हुआ होगा तो आप सब लोग उसे संशोधन करके पढ़ना, समझना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। सुधार होता रहेगा, ये कोई अंतिम सत्य नहीं है। हमने पूरी कोशिश चीजों को सुलझाने की है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण बिंदु अंत में मैंने लिखे हैं, लेकिन ये सब मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी एक भी बिंदु इनमें से छूटा नहीं है, इसलिए इनको नहीं पढ़ते हैं। बाकी ये जो मैटर तैयार किया है ये भी आपको ग्रुप पर डाल देंगे। अब आप लोग चर्चा कर लो थोड़ी देर अच्छे से, जिसको जो जो कहना है। अब आप सबका स्वागत है। संदेश जी देखो भैया, अब आज आप लोग कुछ अच्छे से जो जो बातें रह गई, बच गई, वो सब आप बताओ। बहुत आनंद आया, बहुत अद्भुत चर्चा चली। बोलो भैया सब, आप लोगों को कैसा लगा, क्या मिला? कोई प्रश्न, शंका, समाधान सबके? व्हाट्सएप, हाँ, किसी को भी कोई भी बात रखनी हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत सुंदर निक्षेप की चर्चा हमारे चली। हमने विषय तो यद्यपि तीसरा अंग रखा था, परंतु विचार करने पर उसे समझने पर यह पता चला कि निक्षेप पूर्वक ही प्रमाण नए होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों का नया उद्घाटन भी हमारी सभा में हुआ। हाँ। आप में से किसी का भी कोई क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, इस बारे में भी आप में से कोई भी हैंड रेज करके बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बोलिए शैलेश जी। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। इस एक बात तो एकदम क्लियर कट हो गई आज की आपके विवेचन से कि निक्षेप अलग चीज है और ये कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग की बातें अलग चीज है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। इससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब मैं मेरी बात कन्वे कर पाया। आप एक बात समझ लो साफ साफ, यहाँ पर हम भक्ष है कि अभक्ष है, पूज्य है कि अपूज्य है, हमको मतलब नहीं है। ये पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा वो भी मतलब हाँ, नहीं। पुण्य लगेगा कि पाप लगे, देखो पुण्य पाप तो भावों का खेल है और वो कैसे भी लग सकता है। वो चरणानुयोग का विषय हो गया, वो चरणानुयोग का विषय। हम यहाँ पर निक्षेप पढ़ रहे हैं, और अगर हम केवल और केवल निक्षेप को फोकस करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होएगा, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शैलेश जी। आपने बहुत अच्छा समझाया, तभी नहीं तो हमने तो
अरे अरे शैलेश जी, अरे भैया आप सबका मैं बहुत हृदय से आभार मानता हूँ। आप सब लोग सुन रहे हो और आप लोगों को तो फायदा हो रहा है, जो हो रहा है मुझे अपूर्व फायदा हो रहा है। हम तो हमारा फायदा देखेंगे भाई साहब। मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मैं ये चीज, ये निक्षेप का प्रकरण मेरा नहीं सुलझ रहा था, अब मैं समझता हूँ कुछ समझ में आया है, कुछ सुलझा है। मोस्टली सुलझ गया सब। हाँ, मोस्टली सुलझ गया है। हमने बताया ना, वो गणित गुड़ 10 रुपए किलो आता है, इससे क्या लेना देना है गणित के टीचर को। हाँ, वो आपको पुण्य पाप का, देखो आप पुण्य पाप एक कैलेंडर से भी लगा सकते हो, और आपके लिए किसी के लिए मूर्ति भी कुछ नहीं हो सकती। तो ये पाप पुण्य का विषय ये चरणान योग में चला गया। वो भक्षावक्ष का आप यहाँ मत लगाओ। और जैनाचार्यों ने जो संविधान डेवलप किया वो एक अलग मंदिर का विषय है वो। लेकिन यहाँ पर तो सीधी सी बात है, आपने किसी में भी किया तो वो है, वो उसको आप नकार नहीं कर सकते, वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। ये निक्षेपों की बात समझे बिना लौकिक व्यवहार भी नहीं चल सकता है, लौकिक जीवन भी नहीं चल सकता है। अंत में पढ़ा ना मैंने, ये स्क्रीन भेज, ये मैटर जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं रोज उसमें घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, संशोधन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ, 24 घंटे मेरे चल रहे हैं। और मैं उसको आपको फिर भेजूंगा तो आप देख लेना। मैंने लिखा ना, सब में अर्थ क्रियाकारित्व है। और एक गजब की बात, आपको जिन लोगों को थोड़ा अन्य दर्शनों का ज्ञान होगा ना, तो वो तो उछल जाएंगे। अन्य दर्शनों में कुछ दर्शन ऐसे हैं जो केवल नाम रूप वस्तु मानते हैं और कोई वस्तु नहीं मानते। 4 तरह की वस्तु नहीं मानते, एक ही तरह की वस्तु। अरे मैं बताऊं, एक व्याकरण संप्रदाय है, एक शब्दाद्वैत नाम के दार्शनिक हैं, वे केवल नाम रूप वस्तु मानते हैं। कोई केवल स्थापना रूप वस्तु मानते हैं, कोई केवल द्रव्य रूप वस्तु मानते हैं, और कोई केवल भाव रूप। मैं जैन दर्शन की बलिहारी जाता हूं कि जो चारों को मानता है। गजब है, मैं बहुत प्रभावित हो गया इस जैन दर्शन। उनकी जो मान्यता है ना, वस्तु व्यवस्था से विपरीत है, वो अन्य मतियों वाले की। कैसे नहीं, तो बात ही नहीं बनेगी ना, सारा हाँ, लोक व्यवहार खत्म। इसलिए तो लोक, मिथ्या है। हाँ, लोक समय की विरुद्धता का प्रसंग आएगा तुरंत। सारा वाच्यवाचक व्यवहार खत्म हो जाएगा। खत्म। नहीं, मैंने अभी आपसे बोला घड़ी, अब आपको घड़ी का ज्ञान क्यों हुआ? आपको घड़ी, अग्नि का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? ये नाम निक्षेप है। इसकी मैंने कमाल है। मैंने बोला घोड़ा, तो आपको घोड़े का ज्ञान होता है, शेर का नहीं होता। ये नाम निक्षेप है। तो सारा वाच्यवाचक व्यवहार खत्म हो जाएगा यदि हम निक्षेपों को नहीं मानेंगे तो। एक्चुअली ये निक्षेप की व्यवस्था है ना, अपने को पाप कर्मों से भी बचाती है एक्चुअल में से देखा जरूर जाए। बचाती है, वो तो सिस्टम है ही। ये हाँ, पाप पुण्य से बचाने के लिए, सारी हमारे जीवन को, पूरे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ही है। बड़ा उपयोगी विषय है ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ प्रदीप जी। जी जय जिनेन्द्र भाई साहब। अब हाँ बताओ भाई साहब प्रदीप जी। मैं जो है तत्वार सूत्र की क्लासेस ले रहा था जी, मेरे 5 अध्याय पूरे हो गए हैं। हाँ तो मैं बड़ा इस सब्जेक्ट पे चिंतित था, निक्षेप को मैं पूरी तरीके से समझा नहीं पाया था। हाँ। तो क्या था कि मेरे तो मन में एक आकुलता थी कि इसको पकड़ो कैसे और आगे। हाँ हाँ हाँ। तो वो मेरी बहुत बड़ी व्यथा दूर हो गई, और अब मैं इसके ऊपर निक्षेप में पूरी एक चर्चा, पूरी 1 या 2 क्लास में मैं ले पाऊंगा। हाँ ये सही है, बहुत बड़ा आभार है आपका। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा आभार। ठीक है, आप भी की तरीके से मैं भी जैन धर्म का बड़ा उपकार मानता हूँ कि हाँ, मेरा ये जो जन्म है अब सिर्फ जैन धर्म का है, वरना हो सकता है मैं बहुत समय पहले निकल लिया होता। सही है, सही है। नहीं नहीं, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। जय जी। शशि जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ हाँ, उनका फिजिकली हैंड दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ बोलिए, जी शशि जी को अनम्यूट कर दो। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ,
बस मैं यही आपका जो है आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ कि इसी प्रकार से क्लासेस में भी लेती हूँ और तत्वार सूत्र का छठा अधिकार जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो वाह। कोशिश मैंने खूब करी थी बताने की सबको निक्षेप के बारे में, पर जैसे ही निक्षेप शब्द आता था तो अपन को टेंशन चालू हो जाती थी। हम क्या करें सच में। अरे मैं इसीलिए तो आप सबका आभार मान रहा हूँ। देखो तो सब थोड़ा विद्वान पढ़ रहे हैं मेरे पास में, सब विद्वान है सब, मेरे को बहुत खुशी है सबकी बहुत। तत्वार ये सूत्र देखो में थोड़ा सा दीपाली दिया। जी कितना पढ़ती हैं, एक एक चीज यहाँ से वहां से हाँ मुझे सब बराबर है। प्रमाण सहित फोटो सहित भेजती हैं। मेरे को हाँ हाँ बहुत आनंद जी आता जी है, जी हाँ। बहुत तो अच्छा वो लगता है। हाँ राम दीपाली जी जी भाई की बताइए। टीका में थोड़ा दिया था, तो वो हाँ अपन बस पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा सरवार सिद्धि में दिया है, इसके अलावा ज्यादा खुलासा मिलता नहीं था। फिर हाँ मुझे आपने जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश बताया तो मुझे हाँ। बहुत महिमा आई। मैं रोज तो नहीं पर 3-4 दिन में एक दिन उसे खोल लेती हूँ। नहीं मेरे नहीं, वो पिताजी ने देखने मुझे लायक है, बहुत हाँ, बढ़िया है वो। 30 साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे वो, तो 2-3-4 दिन में तो फिर पूरा निकाला और उसको पढ़ा। तो ये अब हाँ क्लियरिफिकेशन हुआ अलग अलग शास्त्रों को निचोड़ निकाल करके कि हाँ हाँ वास्तव में हाँ। चीज क्या है। तो उसके लिए आपका जो है बहुत बहुत आभार है ना, बहुत ही नहीं नहीं, अच्छा। अब ठीक कभी ठीक है, थोड़ा सा बहुत अच्छा मेरे मन में वो और थी, द्रव्य निक्षेप के जो आगम द्रव्य निक्षेप और नो हाँ आगम द्रव्य निक्षेप है, उसे भी कभी आप थोड़ा सा खुलासा करेंगे तो और हाँ। थोड़ा देखो क्लियरिफिकेशन जो है। देखो, ये भी बात दीपाली जी ने भी कही है मुझे, और हाँ भी 2-3 लोगों ने कही है। जी एक बात मैंने कमी छोड़ दी है, हमने अभी तक नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, ये 4 भेदों की ही चर्चा की है। हाँ जी जी और अभी शास्त्रों में द्रव्य निक्षेप के फिर से भेद किए हैं, हाँ भाव जी, निक्षेप के फिर से फिर भेद। से भेद किए। जैसे हाँ द्रव्य जी निक्षेप 2 प्रकार का कहा, हाँ, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम नो द्रव्य। आगम द्रव्य फिर जी। उसके और भेद किए हैं, हाँ भाव निक्षेप के भी फिर भेद किए फिर हैं, भेद किए जी। द्रव्य भाव निक्षेप और आगम भाव निक्षेप और नो 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 आगम आगम भाव 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 निक्षेप। निक्षेप जी लेकिन अभी पूरी तरह मेरी समझ में वो विषय आया नहीं, और जी मैं जी इसको ही जी है। हाँ समझाने हाँ में, जी समझने में मेरी पूरी ऊर्जा अभी लग गई। जी इसलिए जी मैंने कहा कोई बात अभी नहीं। जो हाँ चीज नहीं हाँ समझ में आ रही उसमें जी अभी मैं गया नहीं। तो जी जी अगर कोई हाँ हम में से कोई थोड़ा सा बोल सकता हो कि द्रव्य, ये आगम द्रव्य निक्षेप और नो हाँ आगम द्रव्य निक्षेप क्या होता है, यदि हाँ कोई हम में से कोई बता सकता हो जिससे सबको जानकारी थोड़ी सी हो जाए तो बहुत अच्छा तो जो लगेगा, पर जो मैं नहीं बता सकता, तो 2 इसलिए लाइन मैंने में ना पढ़ी। बोलूंगी, थोड़ी सी बोल देती हूँ मैं कि अब जो द्रव्य निक्षेप के जो हम वो करते हैं भेद, एक तो हाँ भूतकाल की पर्याय को हम वर्तमान में कह रहे हैं और एक हाँ भविष्य काल की पर्याय को हम वर्तमान में कह रहे हैं। तो ठीक है। द्रव्य द्रव्य आगम निक्षेप में ये बताया कि जैसे कोई हमने कोई शास्त्र पढ़ रखा है और वो हाँ हमारे अभी उपयोग भूतकाल में पढ़ रखा था और हाँ वर्तमान में हमारे उपयोग में वो नहीं है, तो हाँ ऐसे जीव को हम आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। उस जीव को हाँ ठीक पढ़ रखा है पहले लेकिन हाँ वर्तमान में उसके उपयोग में नहीं है, उसे हाँ आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। और हाँ उसी ही के शरीर को, क्योंकि उसी जीव ने पढ़ा था, तो उसके शरीर को उपचार से हम नो आगम द्रव्य निक्षेप कह देते हैं। उपचार से उसके शरीर को नो आगम द्रव्य निक्षेप कहा और उस जीव को जो अभी उस उपयोग से रहित थे उसे हमने आगम द्रव्य निक्षेप कहा। हाँ जीव को कहा आगम द्रव्य निक्षेप और उसके हाँ। शरीर को नो आगम द्रव्य निक्षेप कहा। तो अच्छा। फिर शरीर को फिर 3 भागों में और बताते हैं, वो हाँ च्युत च्यावित और च्युत हाँ च्यावित और एक और है। तो जिसका हाँ कदली घात से मरण होता है तो हाँ। उसको च्युत बताया था, और जिसका कदली घात से मरण नहीं होता है ऐसे शरीर बराबर को च्यावित बताया था। और वो बराबर। एक और उसका बताया था, और इसी हाँ के फिर उन्होंने ये शायद च्युत या च्यावित के 3 भेद और करे थे, इंगिनी मरण और प्रायोगपगमन मरण ऐसे, और भक्त प्रत्याख्यान मरण। इस प्रकार से उसके वो 3 भेद, ऐसे भेद भेद वो चलते जा रहे हैं आगे आगे जो है। तो वो इतनी सी थोड़ी मैंने कोशिश करी थी पढ़ने बहुत की, बड़े, बहुत इस मेरे मेरे प्रकार से। ख्याल से बहुत अच्छा बताया है।
मेरे ख्याल से मैंने जितना पढ़ा मेरे ध्यान में रहा, मेरे ख्याल से एकदम ठीक बताया है। फिर भी अभी आप लोग हाँ, हम लोग थोड़ा- और पढ़ेंगे, बहुत अच्छा। हाँ वो और थोड़ा ले सा लेते हैं, वैभव जी क्या कह रहे हैं, वैभव जी का हाँ। सुनो, देखो। हाँ जी पंडित साहब, हाँ, सुनाओ वैभव जी। बहुत अच्छे से बताया आपने। हमने सोचा भी नहीं था कि इस विषय पे इतने अच्छे तरह से व्याख्यान हो सकता है, और हाँ इतना विशाल विषय है मतलब। और आपने हाँ जिस तरीके से उसको बताया और प्रेजेंट किया, क्योंकि इसमें हाँ विवाद बहुत है, तो जिस तरह से आपने सभी विवादों का हल बता दिया, हाँ तो बहुत अच्छा आपने बताया है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी सब विषय तो सब जगह पढ़ने में आ जाते हैं, पर ये विषय कोई मतलब जैसे बोल सकते हैं ना कि जो प्रामाणिक व्यक्ति हो वही अच्छे से समझा सकता है। तो हाँ आपने बहुत हाँ अच्छे से समझाया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बस एक आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आपने ये जो विषय जहाँ जहाँ से पढ़े हैं, हाँ वो जो आपने आर्टिकल जो भी बताया जो भेजने वाले हैं, हाँ थोड़ा सा डाल देंगे तो हम लोगों को और थोड़ा सा पढ़ना का रहेगा, तो पढ़ सकते हैं हम लोग। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल सही है। यस यस, तो बहुत डिटेल में हम लोग जैसे आपने जहाँ जहाँ से पढ़ा, आपको तो पता है कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, एकदम सही है। गुड सजेशन। खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम जैसे लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, गुड सजेशन, गुड सजेशन, बहुत ठीक। बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, और दीपाली जी। दीपाली जी। हाँ, नमो जिनाणम पंडित जी। नमो जिणाणम, बताइए। जैसे हम लोगों ने कल नाम और फिर भाव निक्षेप उसमें किया था, हाँ तो जैसे अभी वर्धमान ये नाम रखा भगवान हाँ महावीर का, हाँ तो हाँ, ये तो नाम निक्षेप हो गया क्योंकि ये बचपन का नाम है उनका। बराबर। और बाद में जो भी महावीर वगैरह वीर, उनके गुणों को देख के रखा गया, तो वो हाँ भाव निक्षेप हो गया। हाँ, ऐसा लेना पड़ेगा ना? नहीं, ये देखो, यही एक बात है। ये प्रश्न कल भी थोड़ा सा उठा था, आपने बाद में मुझे एक कटिंग भी भेजी, अर्थ प्रकाशिका की फोटो भेजी, और भी एक ग्रंथ की दूसरी भी, एक कल्पना बहन जी की किताब की भी फोटो भेजी, और श्लोक वार्तिक में भी ये विषय उठाया है। तो दोनों बातें हैं। उस वक्त क्या चल रहा है, जैसे मैंने अभी कहा ना, पुजारी, ये भाव निक्षेप भी हो सकता है, ये नाम निक्षेप भी हो सकता है। कैसे हो? यदि वो लोक में, समाज में, कॉलोनी में नाम की तरह चल पड़ा, लोग भूल गए उसका असली नाम क्या है और पुजारी नाम चल पड़ा, तो वो नाम निक्षेप भी है। वो पूजा करता है इसलिए पुजारी है, वो एक अलग बात है। लेकिन नाम के रूप में भी चल पड़ता है, तो वर्धमान उनका नाम रखा गया, और अर्थ ये भी बताया गया कि वो नित्य वर्धमान थे, इसलिए तो उनमें गुण भी मिल गया। तो लेकिन गुण, यहाँ पे अगर उनके मतलब बचपन में तो रखा गया, और जो हाँ, सिद्धार्थ राजा थे उनके चारों ओर से वृद्धि हो गई, लेकिन ठीक, वो तो तीर्थंकर की वजह से हो गई, उनमें नहीं ना, उनका जो वर्धमान नाम रखा गया। हाँ, तो वर्धमान नाम के साथ में नाम निक्षेप पना है। ऐसे ही महावीर, उनके बचपन से ही 5 नाम प्रसिद्ध हो गए ना, भले वो कोई कोई वजह से उनके रखे गए, लेकिन नाम नाम रखे गए ना, रखे तो नाम गए ना। गुणों को रख- देख के भाव गुणों निक्षेप। के बारे में निक्षेप ये कह रहा है, उसमें गुण हो या ना हो, जब हम केवल उसका व्यवहार चलाने के लिए नाम की तरह किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाम निक्षेप है। वो कलाकार नाम भी मैंने बताया ना, कलाकार, चित्रकार, नर्तक, ये उसमें गुण है, फिर भी वे नाम के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। मतलब गुण हो भी या गुण नहीं हो, भी हो हाँ तो हाँ, चलेगा। चलेगा। और गुण, कभी किसी के तरफ से अगर मतलब जैसे सही में जो गुण है वैसे हाँ, गुणों के हिसाब से कहा गया, तो हो गया वो निक्षेप। तो और हाँ अगर वो वैसे गुण नहीं है तो भी कभी कोई मैं बलवान हूँ समझता है, या लोग बलवान बोलते हैं, या हाँ झूठे बोलेंगे, वो वास्तविक में है नहीं, तो भी ये एक निक्षेप ही हो गया। मतलब झूठा सही, लेकिन एक निक्षेप का प्रकार हो गया। बराबर बराबर। गोरे लाल गोरे भी हो सकते हैं, काली चरण काले भी हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम, काली चरण का नाम काले होने की वजह से
रखा नहीं गया है। और प्रचलित हो गया हो सकता है किसी का नाम काले होने की वजह से ही कालीचरण रख प्रसिद्ध दिया। हो, गोरा होने की वजह से ही कॉलोनी गोरेलाल कहने लग गई हो, तो कहने लग गई हो, लेकिन अब वो गोरेलाल उसका नाम है, वो भाव नहीं है अभी, क्योंकि वो नाम की तरह पुकार, ये मकान गोरेलाल का है तो ये मकान गोरेलाल का है, या गोरेलाल नाम निक्षेप है। जी धन्यवाद। हाँ हाँ, हाँ शैलेश जी हाँ शैलेश जी, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, बताइए। ये जो अपना नोआगम वगैरह का विषय अभी बचा है, उसके लिए 1-2 घंटे का सेशन करते हैं तो अच्छा रहेगा। मेरी तैयारी किसी दिन हो जाएगी ना, उसी मैं दिन समय रखेंगे। निकाल के जब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगा, थोड़ा हाँ। थोड़ा तो समझ में आया है, लेकिन अगर मेरी समझ में आ जाएगा ये विषय अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत प्रभेद है, बहुत सारे हैं। भाव निक्षेप के भी अभी इन्होंने जो बताए शशि जी ने वे काफी बता दिए, लेकिन अभी भी थोड़े से बचे हुए हैं। ये भाव निक्षेप के भी ऐसे ही बहुत सारे भेद है, और वो सब पर घटा। अब जैसे ये तो जीव पर ही घटे जो द्रव्य, लेकिन निक्षेप तो सब जगह घटेगा देखा जाए तो। हाँ। इसलिए उसको थोड़ा व्यापक, जब तक मेरी अपनी शंकाएं निर्मूल नहीं होती है ना, तब तक मैं किसी चीज को रख नहीं पाता ठीक से। तो मैं देखूंगा, और करेंगे अपन तो कर रहे, बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है, चलता रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो निक्षेप है ना, ये निक्षेप समझने से हमारे दादा दादी बोलते थे एक टाइम में हाँ कि प्रिंटेड अगर अपने कपड़े पे कोई स्त्री या पुरुष का या कोई फल फूल का चित्र है तो हाँ, उसको यूज मत करो, क्योंकि वो जब धोते तब उसके ऊपर धोखा पड़ता है, क्या बात है, तो पाप लगता है। बेडशीट वाह है तो वो बेडशीट यूज मत करो। क्यों? वाह, और हमारे गुरुदेव है ना, वो कभी भी प्रिंटेड चीज, चादर लगी है, गद्दी लगी है तो उसके ऊपर बैठ के प्रवचन नहीं करते थे। देखो उनका व्हाइट ही रहता था, व्हाइट एंड व्हाइट, वो गादी तकिया रहता, उसके ऊपर बैठ के ही करते थे। हाँ इतना हाँ उनका हाँ, लक्ष्य था, इतना मतलब बराबर स्थापना निक्षेप का इतना इम्पोर्टेंट वो बताते थे। नहीं बिल्कुल था। इसीलिए देखो, भावों का जो खेल है ना, भावों का खेल तो बड़ा विचित्र है। पाप पुण्य वाला जो झंझट अपन ने इसके साथ जोड़ा ना, नहीं, वो तो बराबर है, भावों का तो ठीक है, लेकिन अगर अपन नहीं जानते, अपने भाव में हाँ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर वो आपने वो चीज को यूज किया ना, हाँ, तो वो दोष है, क्योंकि अज्ञान का दोष लग गया ना फिर। बराबर। और कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो जरा भी किसी बेडशीट पर भी कोई चित्र है, किसी चीज पर चित्र है तो नहीं इस्तेमाल उसको ब्रह्मचारी लोग, उपमा भी दे। अरे बहुत से लोग तो भाषा में ये भी नहीं, कितने ही लोग सब्जियों के बारे में ऐसा बोलते हैं ना, इसकी हाँ, स्किन छील दो, इसकी काटो। कुछ काट दो। नहीं तो हमारे यहाँ नहीं बोला जाता, साफ कर दो सब, हाँ सब्जी दोष साफ करो लगता ऐसे है बोलते उसमें। हैं। उसको हाँ, सुधारना बोलते हैं, हमारे यहाँ गुजराती में। सुधारना सुधारना बोलते बोलते हैं, हैं, सब्जी संवारना सुधारना। बोलते हैं। हाँ, तो भाषा से भी पाप पुण्य की व्यवस्था एक बात, भक्ष्य अभक्ष्य की व्यवस्था एक बात, और चार निक्षेप ये व्यवहार व्यवस्था क्या है, आरोप व्यवस्था क्या है। एक ही चीज को चार चार तरीके से कहते हैं, उसमें से कौन प्रासंगिक है, कौन विवक्षित है, वो बराबर। उसको ग्रहण करो और अविवक्षित को छोड़ो, और विवक्षित पर ही प्रमाण न लगाओ, ये उनका कहने का अभिप्राय है। और ये गजब की बात आई कि निक्षेप पूर्वक नए पैदा होंगे। बराबर। हाँ दीपाली जी। हाँ, जैसे हम जिनवाणी का भी बोलते हैं ना कि ये जो शब्द है न्यूज़पेपर हाँ वगैरह प्रिंटेड आते हैं, तो ये सब हाँ मतलब उसका भी उतना ही बहुमान करना, मतलब उसको कैसा भी यूज नहीं करना है, वो भी हाँ इसके हाँ, हिसाब से याद आई। बाकायदा उनका विसर्जन करो, तरीके से विसर्जन करो। ऐसे ही जैसे ये लौंग चावल में स्थापना हो सकती है कि नहीं, तो एक अपेक्षा से पंडित सदा सुखदास जी ने मना भी कर दिया कि भैया नहीं करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम बाद में विसर्जन भी तो कर देते हैं, तो दोष नहीं लगेगा। श्लोक वार्तिक में स्थापना दो तरह की बताई, मैं उससे भी बहुत सुलझा। श्लोक वार्तिक में लिखा स्थापना दो तरह की, नित्य और तात्कालिक।
एक दीर्घकालिक, एक अल्पकालिक। जैसे हमने पंच कल्याणक में जो इंद्र बनाया, जो पंच कल्याणक में हमने चीजें बनाई, वे तात्कालिक स्थापना है, 5 दिन की स्थापना है बस। और जो हमने मंदिर में जो चीजें बना दी, हमने सौधर्मी इंद्र, हमने कई इंद्र मंदिर में मूर्ति के रूप में भी बना देते हैं, वो जीवन भर लगे रहते हैं, द्वारपाल वगैरह क्या क्या बना देते हैं। तो कोई स्थापना कैसी होती है, निक्षेप ज्यादा इधर उधर नहीं देखता। निक्षेप तो कहता है मेरा सीधा सच्चा फंडा है, जहां पर आपने तदाकार अतदाकार किसी भी वस्तु में, काष्ठ पुष्ट चित्र आदि में आपने ये किया तो वो स्थापना है, खेल खत्म। बस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। समय हो गया है हमारा, बहुत आनंद आया। आज पूर्ण करते हैं, अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। इस प्रकार हमारी ये निक्षेप की चर्चा आज हमने उपसंहार की। देखिए, ये ऐसी सभा है, यहाँ पर बहुत अनम्यूट, अनम्यूट, हाँ। फिर से अनम्यूट हो। तो ये बात बहुत हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी अब आ जी अब आ रहे। हाँ। तो इस प्रकार हमने इस निक्षेप की चर्चा को आज यहाँ पर पूर्ण किया। अगले शुक्रवार हम फिर किसी एक और बहुत अद्भुत विषय को लेकर आपके सामने भाई साहब के माध्यम से हम उसका अध्ययन करेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति के माध्यम से यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।